हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास सेमेस्टर 5th के हैं, बीए प्रोग्राम के हैं या बीए ऑनर्स के हैं, वैसे तो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो जिस भी स्टूडेंटों के पास पॉल माइनर या पॉल मेजर में ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आने वाले हैं और यही आएंगे, मतलब घुमा के आए पर यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, पास बिल्कुल अच्छे नंबर से हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे आंसर लिखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके ओनली 50 रुपीज में ये पीडीएफ जो है वो खरीद सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ोगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो ओनली 50 रुपीज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा यूनिट फर्स्ट से ही बनता है, और ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो पक्का है कि पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख मुद्दे क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। या तो अथवा में ऐसे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि एक विषय के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध के आप महत्व बताएं और इसकी विकास बताएं। क्योंकि देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो पहला क्वेश्चन इससे और ये वाला क्वेश्चन तो बनना ही बनना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख मुद्दे क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विकास क्या है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, घुमा के पूछा है पर दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और लास्ट में निष्कर्ष डालोगे, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो चेक करता है आपका एग्जाम, वो भूमिका पढ़ता है, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ता है, और आपका निष्कर्ष पढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग पे वो आपको नंबर देता है। तो चलिए जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध है क्या, उसको थोड़े इंट्रोडक्शन दोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध है क्या। अंतरराष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है, जो कि दो देश या दो से अधिक देश के बीच जो राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है और सामाजिक और जो सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ा होता है ये। तो आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में विभिन्न देश आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और कंपटीशन रखते हैं, जिससे एक जटिल और परस्पर संबंध संरचना का निर्माण होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का उद्देश्य इन संबंधों के तहत क्या होता है, उत्पन्न होने वाले जो भी मुद्दे हैं उसका विश्लेषण करना और उसका समाधान निकालना और विभिन्न दृष्टिकोण उस समस्या को प्रदान करना, यही इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। अब जानते हैं इन अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। तो अर्थ में आप लिखोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, मतलब बात करते हैं जब, और अपनी जो सुरक्षा, अपनी जो आर्थिक समृद्धि और अपनी जो सामाजिक स्थिरता है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है। तो इसी देशों के बीच शक्ति का संतुलन की बात होती है, सैन्य की बात होती है, सैन्य संबंध की, आर्थिक लेन देन की और सांस्कृतिक आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ जैसे व्यापारिक संस्था देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। मतलब ये सारी जो संस्था मैंने आपको बताई ये सब मदद करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, और विश्व शांति बनाए रखने में प्रयास करता है। क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्योंकि जब सारे देश हमारे दोस्त होंगे, एक दूसरे से बात होगी, जब एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, एक दूसरे का कल्चर फॉलो कर रहे होंगे, आर्थिक लेन देन होगा, तो लड़ाई की भावना कम होती है, मतलब शांति की भावना होती है। तो अब लिखोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार। पहले परिचय दिया अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, फिर हमने अर्थ लिखा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है, और परिभाषा का मतलब होता है कि जो किसी थिंकर्स जो अपने अकॉर्डिंग देता है उसको परिभाषा कहते हैं। तो अब आपको किसी थिंकर्स के अनुसार भी लिखना होगा कि थिंकर्स ने क्या कहा है अंतरराष्ट्रीय संबंध को। अगर आप थिंकर्स के नाम लिख दिया ना अपने एग्जाम में, आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसकी अवधारणा और परिभाषा विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीकों से दी है। तो हम जानते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर किसी का विचार सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो वो है हांस जे मैगर्थनाउ का। जो हांस जे मैगर्थनाउ है, आप इनका नाम जरूर मेंशन करिएगा अपने एग्जाम में। तो मैगर्थनाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच सत्ता और शक्ति का संघर्ष का अध्ययन है। मतलब ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध दो जो महाशक्ति है, दो महाशक्ति के बीच जो शक्ति का संघर्ष चलता है ना, और सत्ता पाने के लिए जो लड़ाई चलती है ना, वही अंतरराष्ट्रीय संबंध है इनके अनुसार। तो मैगर्थनाउ ने इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा है अंतरराष्ट्रीय संबंध को। उन्होंने माना है कि देश के संबंध उनके शक्ति और राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई देश किसी देश से रिलेशन बना रहा है तो वो अपना फायदा देखता है, उसमें राष्ट्रीय हित देखता है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट देखता है। उनके अनुसार हर देश का प्रमुख उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है और अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होता है। अपनी शक्ति को दिखाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ही वो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाता है। दूसरे थिंकर्स आते हैं, वो है केनेथ वोल्टेज। केनेथ वोल्टेज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध को सर्वराष्ट्र यथार्थवाद के सिद्धांत से परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, अराजकता वाली है। मतलब जो पूरा दुनिया है उसमें अराजकता भरी है, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई एक नहीं है, इसलिए इसमें कोई केंद्र सत्ता नहीं है। मतलब क्योंकि सारे देश के पास अपना अपना कानून है, अपने अपने लोग हैं, तो मतलब कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं अराजकता है। उनका मानना है कि राष्ट्र अपने स्वयं हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। जब पूरी दुनिया का कोई एक लीडर नहीं है, इसलिए सब क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रक्षा करते हैं, और इसी प्रक्रिया को वो क्या कहते हैं, संघर्ष और सहयोग की स्थिति कहते हैं, जिसे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तीसरे थिंकर्स आते हैं हेडली बुल। हेडली बुल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध एक अंतरराष्ट्रीय समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें विभिन्न देश आपसी नियमों, कानून और मापदंडों के माध्यम से समाज के रूप में कार्य करते हैं। और उनका दृष्टिकोण समाजवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है, जिसमें राष्ट्र का उद्देश्य होता है कि शांति बनाए रखना। तो ये एक राष्ट्रीय समाज की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध को कहते हैं। चौथे थिंकर्स आते हैं रॉबर्ट केहोआने। तो जो केहोआने हैं, उनके अनुसार पारस्परिक निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक देश का दूसरे देश पर निर्भर रहना अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये कहते हैं सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, तो इनमें से जो जितने भी थिंकर्स है कम से कम 3 के तो आप लिख के ही आइएगा एग्जाम में। पांचवी जो थिंकर्स है वो है कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध को संचार और सहायकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार दो देशों के बीच संवाद और विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसी का आधार होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध इनके अनुसार। तो सबके अनुसार अलग अलग है। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को आर्थिक शक्ति और वर्ग का संघर्ष के रूप में वो देखते हैं, क्योंकि ये मार्क्सवादी हर चीज को दो भागों में देखते हैं, मतलब एक गरीब और एक पूंजीपति के अनुसार। उनके अनुसार क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध उन आर्थिक और सामाजिक ढांचों का परिणाम है जो पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच संघर्ष और असमानता उत्पन्न करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो समाजवादी देश है और पूंजीवादी देश है ना, उन दोनों के बीच जो युद्ध होते हैं और जो संघर्ष होते हैं ना, भेदभाव होते हैं, असमानता होती है, तो इसी के लिए जो युद्ध और संघर्ष का प्रमुख कारण जो है ना, मतलब दुनिया में, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध वो इसी को कहते हैं। सातवें जो थिंकर्स है वो है लिबरल विचारक। मतलब जो उदारवादी विचारक है। तो उदारवादी लोग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य है कि देशों के बीच आपसी सहयोग को, शांति को बढ़ाना। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, ये सब क्या करते हैं, संघर्ष को कम करने का काम करते हैं। तो लिबरल जो लोग हैं, जो उदारवादी लोग हैं, जिसको आदर्शवादी भी कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक अच्छी चीज है जो दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करता है। तो सबके अनुसार अलग अलग था। तो अब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध का महत्व क्या है।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में अत्यधिक बढ़ गया है। ये राष्ट्रों के बीच संवाद का, सहयोग का और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हम कुछ विवरण दिया गया है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व पहला है कि शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक प्रमुख उद्देश्य है कि राष्ट्रों के बीच शांति को स्थापित करना, विभिन्न देशों के बीच संवाद करना और सहयोग से युद्ध और संघर्ष की जो स्थिति बनती है उसको कम किया जाता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्था ने कई विवादों का समाधान भी करता है। तो इसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व पहला ये है कि वो शांति और सुरक्षा बनाने में का काम करता है। दूसरा उसका महत्व है कि आर्थिक विकास और वैश्वीकरण को बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के बीच आर्थिक सहयोग करता है और व्यापार को बढ़ाने में भी सहयोग करता है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र के बीच व्यापारिक संबंध और निवेश बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिससे आर्थिक विकास तेजी से हुई है हर देश की। क्योंकि अगर उनके अच्छे संबंध नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाएगा कोई देश, तो वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार कैसे करेगा। और वैश्वीकरण का तो मतलब भी यही है कि मतलब हर देश में उसका व्यापार होना। तो आर्थिक संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे माध्यम को से सहयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आर्थिक विकास को करने में। तीसरा इसका महत्व है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात करी जाती है। मतलब पर्यावरण समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन की कमी जब होती है तो क्या करता है, किसी भी देश में अगर ये सीमित नहीं होता है तो फिर क्या, इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो पेरिस समझौता भी इसी कारण हुआ था। इसके माध्यम से विभिन्न देशों में ने मिलकर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए थे, जिसको पेरिस समझौता कहा जाता है। चौथा इसका महत्व है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के बीच संपर्क और समझ बढ़ती है। ये विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक विविधता को समझने और उनका आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। क्योंकि जब कोई देश किसी देश से व्यापार करता है तो कुछ उसका हम सीखते हैं, हाँ कुछ हमारा वो सीखते हैं। तो सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता भी बढ़ती है लोगों में। पांचवा इसका महत्व है कि वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय सहायता में मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसे महामारी जैसे कोविड-19 आई थी और प्राकृतिक आपदा कभी आ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन स्थिति में क्या होता है, सहयोग और मानवीय सहायता के माध्यम से जो जरूरतमंद देश होता है उसकी मदद की जाती है। तो इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। तो ये उसका पांचवा महत्व हो गया। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का छठा महत्व ये है कि मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की भी बात करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानव अधिकार की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में हमेशा सहायक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं जैसे मानव अधिकार के हनन के विरुद्ध कदम उठाने और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। जो यूएन है, तो यूएन में तो सारे देश है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। अब जानते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास समय के साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं के प्रभाव से बदलते रहा और इसका विकास होते रहा। तो इसका पहला विकास हुआ कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक कैसा विकास हुआ उसको जानते हैं। प्राचीन काल में भी विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंध मौजूद थे। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ते हो तो वो भी व्यापार करते थे फारस वगैरह से। तो व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सैन्य संघर्ष के माध्यम से विभिन्न राज्य और सभ्यताएं एक दूसरे से संपर्क में आए थे। वैसे ही मध्यकाल में भी इस्लामी, रोमन, चीन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। मतलब हम मध्यकाल में भी देखते हैं और प्राचीन काल में भी देखते हैं कि भारत का व्यापार या अन्य किसी देश का व्यापार किसी देश से हो रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई नई चीज है, ये बहुत पुरानी चीज है। तो इसका विकास पहले ऐसे हुआ कि पश्चिम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से हुआ। मतलब 15वीं से जब 19वीं शताब्दी का समय था तो यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। यह दौर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में महत्वपूर्ण था, जिसमें विभिन्न देशों के बीच वाणिज्य और सैन्य संबंध बढ़े थे। इसमें प्रभाव स्वरूप उपनिवेशवाद का दौर आरंभ हुआ था। और उपनिवेशवाद एक तरफ से मतलब कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत ही आ जाता है। दूसरा है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 तक और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आवश्यकताओं को और अधिक महसूस किया गया लोगों ने। फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की गई। और यूएन की स्थापना की गई तो इसमें सारे देश ने विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये यूएनओ की स्थापना की।
तो कह सकते हो कि यूएनओ की स्थापना से और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, इसका विकास हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तीसरा इसका विकास कब हुआ? तीसरा इसका विकास हुआ शीत युद्ध के दौर के बाद। तो शीत युद्ध का जब दौर आया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो शक्ति गुटों में बट गई थी, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम गुट और सोवियत संघ, आपको पता होगा। तो इन दौर में शक्ति संतुलन और सैन्य संगठन जैसे नाटो और वार्सा संधि और अंतरराष्ट्रीय संबंध का मुख्य हिस्सा बने रहे थे। तो कह सकते हो कि शीत युद्ध के टाइम पे भी इसका विकास हुआ। क्यों? क्योंकि नाटो, वार्सा संधि, इन सब का गठन हुआ। तो ये सब गठन हुआ, तो ये सब अंतरराष्ट्रीय संगठन तो थे, तो इसका और ज्यादा विकास हुआ। चौथी बार इसका विकास हुआ वैश्वीकरण और आधुनिक युग में। तो शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्वीकरण ने जोर पकड़ा। 1990 के दशक से ही देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ने लगे। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आए। तो आज हम और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और टॉपिक को जोड़ दिया गया है, जैसे वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और साइबर क्राइम को भी जोड़ दिया गया है। तो अब लिखेंगे हम कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख मुद्दे क्या है आज के टाइम पे। पहला मुद्दा है कि शक्ति संतुलन और सैन्य संगठन बनाना, यानी शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख मुद्दा है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने प्रभाव को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सामरिक संबंध का मतलब जो करंट जो संबंध है उसका निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश के बीच संतुलन के प्रयास से दुनिया की भू राजनीतिक संरचना प्रभावित होती है। वैसे ही सैन्य संगठन और समझौते जैसे नाटो भी सुरक्षा और शांति संतुलन बनाए रखने में सहायक करता है। तो हम कह सकते हैं कि सैन्य जो संगठन है हमारे, और ये हमारे शक्ति संतुलन को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि नाटो है, कहीं वार्सा संधि है, तो ये सब सैन्य संगठन है युद्ध के लिए। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो कह सकते हो कि सैन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, आर्थिक सहयोग और वैश्वीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आर्थिक सहयोग आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वैश्वीकरण से बढ़ावा प्राप्त करता आया है। विभिन्न देश व्यापारिक साझेदार बनकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करते हैं और वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए WTO, IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय और आर्थिक संगठन जैसे एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग करते हैं और यूरोपीय संघ, इसका भी उद्देश्य क्या है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। तो आर्थिक सहयोग और वैश्वीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहता है हमेशा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो मुद्दा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा करना और आतंकवाद को खत्म करना। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा देश के बीच संवेदनशील मुद्दा है। देशों की प्राथमिकता अपने नागरिकों और सीमाओं की रक्षा करनी होती है। वैसे ही आतंकवाद, चाहे साइबर हमले हो, चाहे परमाणु प्रसार से खतरे जो है, ये सब क्या है, इस सब की बात हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में होती रहती है। देशों के बीच सुरक्षा सहयोग जैसे साझा खुफिया जानकारी, आतंकवाद रोधी अभियान, इन सब के बारे में हमेशा बात होती रहती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो इसलिए ये भी इसका एक प्रमुख मुद्दा है। चौथा इसका प्रमुख मुद्दा है कि मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की बात होती है इसमें। मतलब मानव अधिकार की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक प्रमुख मुद्दा है। इसमें विभिन्न देशों के बीच मानव अधिकार उल्लंघन, बाल श्रम या लैंगिक असमानता और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। कई बार एक देश में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो अन्य आर्थिक प्रतिबंध या कूटनीतिक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है ये जो हमारा संगठन है। तो इसलिए कहोगे कि मानव अधिकार और सामाजिक न्याय भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। पांचवा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बात करता है ये। यानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा में से एक है। पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था ये भी इसलिए हुआ था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करा जाए और ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है, बर्फ ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, इस सब को रोका जाए। तो ये सब भी क्या है, मतलब जलवायु परिवर्तन
एक प्रमुख मुद्दा बना रहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। छठा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है वो है वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी को रोकना, यानी वैश्विक स्वास्थ्य भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप एग्जांपल कोविड-19 का ले सकते हो कि कोविड-19 जब आया तो WHO है, तो उसने क्या करा, एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाया अपना, पूरे पूरे जो दुनिया के लोग हैं उसको जागरूक करा, उसको दवाई लेने की बात की, तो सब चीज में सहयोग करा। सातवां इसका जो महत्व है वह प्रवासन और शरणार्थी संकट को भी देखता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये याद रखिएगा। प्रवासन और शरणार्थी संकट भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब युद्ध होता है, उत्पीड़न होता है लोगों पे, और आर्थिक असमानता के कारण जब लोग एक देश को छोड़ के जब दूसरे देश में बस जाते हैं ना, जैसे कि बांग्लादेश के तो भारत में आते रहते हैं हमेशा, यह समस्या भी वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है। और शरणार्थी जो होते हैं उसके पुनर्निवास और उनके अधिकारों की भी रक्षा करना क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आवश्यक होता है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो है एजेंसी इस क्षेत्र के प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मतलब जो शरणार्थी होती है उसको भी देखता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लिखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जटिल और एक व्यापक क्षेत्र है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत चीज आता है, क्योंकि हमने बहुत चीज पढ़ी ना इसमें, जो विभिन्न मुद्दों और हितों से प्रभावित होता है। यह क्षेत्र देशों को सहयोग, समन्वय और संवाद के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान करने और अवसर प्रदान करता है उनको। शक्ति संतुलन से लेकर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख मुद्दे वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आधुनिक वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन से हम ये एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ सकते हैं जहां शांति, समृद्धि और विकास का मार्ग हो। तो अगर हम सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और शांति भी बना रख पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम के रूप में हंस जे मैगर्थनाउ द्वारा जो प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद है उसका परीक्षण कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत सारे दृष्टिकोण है, जैसे कि मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय संबंध को लोग जो परिभाषा जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण एक विचारधारा है, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसका नाम है यथार्थवाद। तो हमें इसमें पूछ रखा है यथार्थवाद भी 2 तरह के हैं, एक नव यथार्थवाद जो बाद में आया है, एक शास्त्रीय यथार्थवाद यानी जो पुराने टाइम से चल रहा है। तो जो शास्त्रीय यथार्थवाद है ना, यानी पुराना वाला यथार्थवाद जिसको हंस जे मैगर्थनाउ ने प्रतिपादित किया था, मतलब बनाया था, तो उसके बारे में मतलब उपागम यानी उसने क्या कहा है उसके बारे में उसको आपको बताना है। अथवा मैं घुमा के यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि मैगर्थनाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, अब पता लग गया आपको कि मैगर्थनाउ ने जो अपना सिद्धांत दिया ना शास्त्रीय यथार्थवाद का फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें 6 सिद्धांत दिए, वो दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया। तो मतलब ये 6 सिद्धांत है, तो 6 सिद्धांत को आपको बताना भी है और इसकी आलोचना भी करनी है। मतलब जो अन्य दृष्टिकोण वाले लोग हैं जैसे कि आदर्शवादी या मार्क्सवादी, वो कैसे इसको बुराई करते हैं। तीसरे तरीके से आपको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि यथार्थवादियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है, क्योंकि जब आलोचना कर रहे हैं ना जो लोग, वो लोग इसे अराजकता बता रहे हैं, या जो ये हंस जे मैगर्थनाउ है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध को अराजकता बताता है, तो ये कहाँ तक उचित है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो चलिए आंसर करते हैं। तो आंसर करने से पहले आप सबसे पहले आंसर की आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में यथार्थवाद, जिसे रियलिज्म कहते हैं, वो एक प्रमुख सिद्धांत है जो कि राष्ट्रों के बीच संबंध की व्याख्या, शक्ति और राष्ट्रीय हित और आत्म सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना रहता है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद, जिसे क्लासिक रियलिज्म कहते हैं, ये यथार्थवादी सिद्धांत का सबसे पुराना रूप है, जिसे 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका की राजनीतिक में अमेरिका के एक थिंकर थे हंस जे मैगर्थनाउ, उसने विकसित किया था इस विचारधारा को। उनका मानना था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए मानव की जो प्राकृतिक शक्ति और महत्वाकांक्षा है ना, उसको ध्यान में रखना होगा कि मानव चाहता क्या है। इस सिद्धांत ने अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया है, और आगे चलकर शीत युद्ध के दौरान विशेष मान्यता भी इस विचारधारा को मिली है। तो ये भूमिका में आप लिखोगे। अब जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, मतलब शास्त्रीय जो यथार्थवाद है उसकी परिभाषा क्या है। तो जो शास्त्रीय यथार्थवाद है, शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार
अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो राष्ट्रों के बीच शक्ति और संघर्ष पर आधारित होता है। मतलब जब दो देश या दो से अधिक देश अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए जो युद्ध करते हैं या कोई भी आर्थिक या कोई भी संबंध बनाते हैं अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, तो वही अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है इनके अनुसार। ये कहते हैं कि मैगस्थानाउ का मानना था कि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और मतलब नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए और शक्ति प्राप्ति के लिए मतलब सिक्योरिटी के लिए प्रयास करते रहते हैं हमेशा, और यही प्रयास जो है उनका एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के तौर पे उभरता है। उनके अनुसार शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना राष्ट्रों की प्राथमिक प्रवृत्ति होती है। वो कहते हैं ह्यूमंस का बिहेवियर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्वार्थपूर्ण होता है, और अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए मानव क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाता है। वो ये कहते हैं मतलब मानव को क्या बताते हैं, स्वार्थी बताते हैं। और इसी कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और कंपटीशन उत्पन्न होती है, क्योंकि मानव क्या है, मानव का स्वभाव बहुत ज्यादा स्वार्थी है। तो यथार्थवादी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी और शक्ति की लालसा में रहता है, और लालसा के कारण ही वो क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश से संबंध बनाता है, ये कहते हैं वो। ठीक है, तो शास्त्रीय यथार्थवाद की विशेषता क्या है, इसको भी जान लेते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद की विशेषता है कि आत्म सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं ये, क्योंकि स्वार्थी लोग पहले अपने देखते हैं ना, तो इसलिए। मैगस्थानाउ के अनुसार हर राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा करना। तो संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता यानी कि होता है कि किसी भी देश का शासन हमारे देश पे ना हो, तो यही संप्रभुता होती है। मतलब हमारे देश का कानून हम खुद बनाए, हमारी खुद की चुनी हुई सरकार बनाए, तो वही होता है संप्रभुत्व सरकार। मतलब एक सरकार जो किसी का गुलाम ना हो, जो देश तो संप्रभु बनाए रखे और अस्तित्व उसका बने रहे। तो आत्म सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र सैन्य शक्ति और सुरक्षा गठजोड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जितने भी सैन्य शक्ति बनाता है, जितने भी मिसाइल, जितने भी जैसे देखा ना अपने अपने जो देश जिस दिन आजाद होते हैं, जैसे भारत का एग्जांपल 15 अगस्त के दिन लाल किले में निकाला जाता है ना, वो आपने देखा होगा ना, रॉकेट मिसाइल। ये क्यों निकाला जाता है, वो इसलिए तो निकाला जाता है कि दुनिया देखती है कि इनके पास ये मिसाइल है, ये मिसाइल है, तो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध ये यही बताते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की दूसरी विशेषता है कि मूल सिद्धांत की स्थायित्व होती है इसमें, यानी शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत समय और स्थान के आधार पर नहीं बदलते हैं। मैगस्थानाउ के अनुसार ये मानव का स्वभाव है कि अपनी आत्मकांक्षा जो उसकी इच्छा होती है उसको वो पूरा करने चाहता है, जो इतिहास से ही हमें देखने को मिलती है। तो मानव की जो बिहेवियर है उसको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि शास्त्रीय यथार्थवाद की कि वास्तविकता पर आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये ऐसा आदर्शवादी की तरह नहीं कहता, जैसे आदर्शवादी भी एक दृष्टिकोण है, वो कहता है कि मानव का स्वभाव बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है, न्याय बनाने की सोचता है, पर ये कहता है कि आप भ्रम में ना जाके यहीं रहो, वास्तविकता देखो कि है कैसे लोग बिल्कुल स्वार्थी है और कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ये इसलिए कहते हैं कि स्वार्थी है, तो वास्तविकता दिखाता है ये लोगों की, तो इसलिए इसको कहते हैं वास्तविकता दृष्टिकोण पे ही आधार है। यानी आदर्शवादी जो है आइडियलिज्म के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो जो आइडियलिज्म है ये बिल्कुल विपरीत होते हैं यथार्थवादियों की। ये कहते हैं कि मानव नैतिकता का काम करते हैं, मानव न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, पर यथार्थवादी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मानव को अगर वास्तविकता से अगर तुम देखो ना, सच्चाई से मतलब रियल से देखो, इसलिए इसका नाम रियलिज्म रखा गया है। तो मानव अपने ही पे ही ध्यान देता है और अपने ही राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए वो किसी देश से संबंध भी बनाता है, बल्कि इसलिए नहीं बनाता कि उसको शांति चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैगस्थानाउ के शास्त्रीय यथार्थवाद के 6 सिद्धांत है जो कि उन्होंने दिए हैं, तो वो क्या है उसको जान लेते हैं। पहला सिद्धांत है उनका कि राजनीतिक का स्वायत्त क्षेत्र, मतलब जो राजनीति है उसकी स्वायत्तता हो। मतलब मैगस्थानाउ कहते हैं कि उनके अनुसार राजनीति स्वायत्तता का क्षेत्र है। राजनीति क्या है, स्वयं का एक क्षेत्र है जो अन्य क्षेत्र जैसे कि नैतिकता, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र बिल्कुल अलग है। राजनीतिक घटनाओं और राष्ट्रों के बीच संबंधों को केवल शक्ति और राष्ट्रीय हित के नजरिए से ही समझा जा सकता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध एक अलग क्षेत्र है जिसमें नैतिकता, न्याय और सैद्धांतिक सीमित की भूमिका होती है, इसकी बहुत कम भूमिका होती है। तो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में खुद की बात होती है, ये नैतिकता वैतिकता की बात नहीं होती। खुद की सुरक्षा के लिए खुद की ही वो लोग
स्वार्थपूर्ण करने की बात होती है। दूसरा इसका सिद्धांत है शास्त्रीय यथार्थवाद का कि मानव स्वभाव में शक्ति और स्वार्थ होता है। मतलब मानव जो स्वभाव है वो कैसा होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव होता है, स्वार्थी होता है। मैगस्थनोव का मानना है कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है और शक्ति की लालसा रखने वाला होता है। इसी स्वभाव के कारण राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। सर्वोपरि क्यों रखता है वो अपने राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को? क्योंकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति और सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, या तो समझौता करता है या तो संधि बनाता है। तो तीसरा जो है मैगस्थनोव का सिद्धांत वो ये है कि शक्ति का संघर्ष होता रहता है। जितने भी शक्ति का संघर्ष होता है ना, तो वो मैगस्थनोव के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति संघर्ष चलते ही रहता है, ये अनिवार्य तत्व है। मतलब एक देश दूसरे देश से कंपटीशन हमेशा करते रहेगा, चाहे वो आर्थिक तौर पे करे कि उसकी जीडीपी ज्यादा है मेरे को भी बढ़ाना है, चाहे उसका विकास ज्यादा है मेरे को भी बढ़ाना है, या उसके पास सेना ज्यादा है मुझे भी बढ़ाना है। तो मतलब शक्ति संघर्ष तो चलता ही रहता है। ये उसका तीसरा सिद्धांत है कि अपने अस्तित्व की रक्षा और अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि हर देश सोचता है कि मेरे पास ज्यादा सैन्य शक्ति हो, आर्थिक संसाधन हो, कूटनीति मेरी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि जिसके पास ज्यादा अच्छी होगी तो उसी का ज्यादा कंट्रोल होगा दुनिया पे। तो शक्ति संघर्ष चलना अनिवार्य है, वो कहते हैं। चौथा उनका सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित की प्रधानता होती है। मतलब लोग जो है वो यथार्थवादी के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। सबसे पहले वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखता है, इसी के आधार पर अपनी विदेश नीति का भी निर्माण करता है। अगर मोदी जी जा रहे हैं कहीं, या कोई देश हमारे देश में आ रहा है, या कोई भी देश किसी देश से संबंध बना रहा है, तो क्यों बनाता है? वो अपने संबंध बनाने के लिए बनाता नहीं है, वो राष्ट्र को देख के बनाता है कि हमारे राष्ट्र का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अपने राष्ट्रीय हित को देखता है। तो राष्ट्रीय हित में संप्रभुता की रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे कारक शामिल होते हैं, और राष्ट्र सभी गतिविधियों को पूर्ति के लिए होती है। तो इसी के लिए वो सैन्य संगठन और व्यापार समझौता द्वारा कूटनीति वार्ता करते हैं किसी देश से। पांचवा इनका सिद्धांत है कि राजनीतिक नैतिकता स्वतंत्र होती है। मतलब राजनीतिक में जो नैतिकता होती है वो कुछ नहीं होती है। मतलब कोई भी भलाई के लिए नहीं सोचता, राजनीतिक कोई भलाई की चीज नहीं है। राजनीतिक में सब अपने बारे में ही सोचते हैं। तो मैगस्थनोव के अनुसार राजनीतिक और नैतिकता के सिद्धांत बहुत भिन्न होते हैं। मतलब राजनीतिक का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई राजा किसी का भलाई करने के लिए अपना मतलब राज नहीं करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और मानव मूल्य का स्थान बिल्कुल भी नहीं है, ये सीमित है। ये शास्त्रीय यथार्थवादी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रों के लिए उनका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो अपने राष्ट्र के हित की सुरक्षा करना होता है। बल्कि कोई इसलिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं बनाता है कि हम दूसरे देश की हेल्प करेंगे। वो इसलिए बनाता है कि अपने देश की पहले हेल्प करे, तब जाके दूसरे देश की हेल्प करे। मतलब नैतिकता का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। तो नैतिकता केवल तब तक ही महत्वपूर्ण होती है जब तक वह अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल चल रही हो। ठीक है, हम आपकी भलाई कर देंगे, पर हम तभी तक आपकी भलाई करेंगे अगर इसमें हमारी भी भलाई हो। तो यही वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो राजनीतिक होती है इसमें नैतिकता का कोई रोल नहीं होता। छठा इनका सिद्धांत है शास्त्रीय यथार्थवाद का कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बिल्कुल अराजकता है। मतलब ये कहते हैं कि छठे सिद्धांत में साफ साफ कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल अराजकता है, मतलब अनार्की है। मतलब यहाँ कोई एक शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अराजकतावादी है, यानी यहाँ पे कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, इसलिए सभी जो राष्ट्र है वो नियंत्रण रख सके। तो इस अराजकता व्यवस्था में राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में अराजकता है, कोई एक नहीं है जो हम सबकी रक्षा करेगा, हम सबकी रक्षा खुद ही हम सबको करनी पड़ेगी। तो इसलिए शक्ति का संघर्ष चलता है लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि कोई एक लीडर नहीं है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में सबकी अपनी अपनी सरकार है, तो अपनी अपनी सबको देश की सुरक्षा करनी पड़ती है, अपने अपनी आर्थिक विकास करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो दुनिया है उसमें अराजकता है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद का अब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मतलब शास्त्रीय यथार्थवाद की किस किसने बुराई की है, अब इसको जानते हैं। तो शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो पहली चीज ये है कि नैतिकता की सीमित भूमिका पर आलोचना है। तो अंतरराष्ट्रीय जिसे शास्त्रीय यथार्थवाद कहते हैं ना कि इसमें नैतिकता की सीमित भूमिका होती है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, तो इस पे क्या बोला है? तो मैगस्थनोव का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का स्थान बहुत कम होता है। यद्यपि यह सिद्धांत एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मतलब रियलिज्म
वाला एक देता है दृष्टिकोण, लेकिन यह विचार से यह मानते हैं कि हम नैतिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, अगर मैगस्थनाउ कह रहा है कि शास्त्रीय यथार्थवाद में कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैतिकता का कोई रोल नहीं है, मतलब कम रोल है, वो कह रहा है, पर है ना, मतलब नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। आलोचना में ये आप लिखोगे कि मानव अधिकार और सामाजिक न्याय और पर्यावरण चिंताओं के प्रति जिम्मेदारी भी होती है अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो कह सकते हो कि पर्यावरण सुरक्षा तो भाई कोई अपने देश के लिए करेगा नहीं। सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, जो ये सब जो इन सब मुद्दों की बात होती है ना अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ये तो एक नैतिकता ही दिखाती है ना लोगों में। तो ये कह सकती, ये पूरी तरह से नहीं कह सकती कि नैतिकता की बात नहीं होती है। तो ये आलोचना हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी आलोचना कैसे करोगे कि राजनीतिक का स्वायत्त क्षेत्र होता है। यथार्थवादी मानते हैं कि जो राजनीतिक में ना खुद की बात होती है, मतलब स्वार्थी होते हैं। तो यथार्थवादी अब इसका आलोचना करते हैं। तो शास्त्रीय यथार्थवाद का ये मानना है कि राजनीतिक एक स्वायत्तता का क्षेत्र है, मतलब स्वतंत्र का क्षेत्र और अन्य कारकों जैसे कि समाजशास्त्र और नैतिकता इस पर सीमित प्रभाव डालती है। परंतु आलोचक का कहना है कि राजनीतिक को अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से अलग बिल्कुल भी नहीं रह सकता, ये इसी का अस्तित्व है। वैश्वीकरण के दौर में राजनीतिक पर आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को हमें मिलता है। तो ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक जो है वो खुद का ही एक अपनी अपनी मतलब एक स्वतंत्रता का चीज है, क्योंकि राजनीति कभी भी स्वतंत्रता का चीज नहीं है। अगर आप आर्थिक सांस्कृतिक विकास नहीं करोगे तो आपका देश ठप हो जाएगा। तो ये भी आलोचना हो गया। तीसरी, कि जैसे यथार्थवादी कहते हैं ना कि मानव स्वभाव क्या है, एक मानव स्वभाव एक बिल्कुल स्वार्थी है। तो अब इसकी आलोचना करते हैं कि मेगास्थनाउ कहते हैं कि मानव का स्वभाव क्या है, स्वार्थी और शक्ति की लालसा रखने वाला है। लेकिन इसकी आलोचक कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान में समाजशास्त्र के अध्ययन ने यह स्थापित किया है कि मानव स्वभाव बहुत ज्यादा जटिल और विविध है। इसमें सहकारिता, करुणा और न्याय की भावना भी है। जैसे कि गांधी जी ले लो, और भी वैसे लोग हैं ऐसा। तो अगर ये सबको क्या कह रहा है यथार्थवादी कि सभी एकदम स्वार्थी है, तो ये भी कहना गलत है। कोई होता है, अच्छा भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो पूरी तरह से स्वार्थी कहना लोगों को, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये उसकी तीसरी आलोचना हो गई। चौथी चीज कि शास्त्रीय यथार्थवादी लोग कहते हैं कि सहयोग और वैश्विक संगठन की उपेक्षा करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि जो वैश्विक संगठन ना और सहयोग वाली जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो सब दिखावट वाली है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो अब इसकी आलोचना करते हैं हम। तो शास्त्रीय यथार्थवाद में कहते हैं कि जो संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र, चाहे यूरोपीय संघ या अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी लोग इसकी बात नहीं सुनता, वो ऐसा कहते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही इन संगठनों का उपयोग करता है, बाकी वो उनकी सुनता नहीं है। परंतु आज के समय में इन संगठनों का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्व रखता है। राष्ट्रों के बीच कई मुद्दों जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, व्यापार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, इन संगठनों के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संगठन कोई काम नहीं करते हैं। तो ये भी उसकी आलोचना हो गई। पांचवा, की जैसे यथार्थवादी कहते हैं ना कि राष्ट्रीय हित को प्रधानता रखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो अब इसकी आलोचना करते हैं। तो मेगास्थनाउ जो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित सभी नीतियों का मुख्य आधार होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध में। हालांकि आधुनिक युग में कई राष्ट्र वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार और संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाते हैं और पैसे भी देते हैं इसके लिए। तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी तो सोच रहे हैं ना। तो ये भी जो यथार्थवाद है उसकी आलोचना हो गई, उसको गलत ठहरा दिया। छठी चीज, जो उसका छठा जो सिद्धांत है यथार्थवादी का, कि स्थायी शांति विचार का नकारात्मक दृष्टिकोण। वो कहते हैं ना कि शांति के विचार जो है वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, कि शांति बिल्कुल नहीं हो सकती अंतरराष्ट्रीय संबंध में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का जो संघर्ष है वो चलता रहता है, स्ट्रगल ऑफ पावर। तो शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शांति संभव ही नहीं है, वो मानते हैं। वो कहते हैं कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो लड़ेगा ही, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या है, अराजकता भर रही है, वो ऐसा कहते हैं। जबकि आधुनिक समय में हम ये देखते हैं कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है संगठनों के द्वारा। शांति स्थापना, कूटनीति, सहयोग को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मानव स्वभाव, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध में शांति का कोई स्थान नहीं है, शांति है आज भी। तो ये भी उसकी विचारधारा की आलोचना हो गई। तो निष्कर्ष के तौर पे आप कह रखोगे कि हंस जे मेगास्थनाउ का शास्त्रीय यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा है
जो क्या करता है, शक्ति, स्वार्थ और राष्ट्रीय हित के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को कई नई दिशा दी है और व्यवहारिक दृष्टिकोण की भी प्राथमिकता दी है। तो मैगस्थानाउ के सिद्धांत में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे नैतिकता। वो नैतिकता को अंतरराष्ट्रीय संबंध में नहीं देखते हैं, अनदेखी करते हैं। इन तो मानव स्वभाव को संकुचित दृष्टिकोण बताते हैं। तो वर्तमान वैश्विक संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो नैतिकता भी उस पर जोर दिया जाता है, सहयोग पे भी जोर दिया जाता है और वैश्विक संगठन भी इसके अंतर्गत आते हैं। जितनी शक्ति स्वार्थ की प्रवृत्ति में होती है, शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत में सुधार और विस्तार की आवश्यकता है, ताकि ये सिद्धांत आधुनिक युग की जो जटिल चुनौतियां है उसका भी विश्लेषण कर सके। मैगस्थानाउ के सिद्धांत की आलोचना के बावजूद भी उनका जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन चुका है, जो राष्ट्रों के व्यवहार को समझने में सहायक करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो पारंपरिक जो मार्क्सवाद है उसकी तुलना नव मार्क्सवाद से करना है। किस तरह से नव मार्क्सवाद समकालीन पूंजीवाद समाज को समझने में मदद करता है और शास्त्रीय मार्क्सवाद की सीमाओं को संबोधित करता है। तो जो मार्क्सवादी पारंपरिक जो मार्क्सवादी विचारधारा थी और उसके बाद नई मार्क्सवादी विचारधारा आई, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है आपको, और कैसे मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवाद को समझने में मदद करता है ये भी बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको भूमिका से स्टार्ट करना है, मतलब इंट्रोडक्शन से। तो इसमें आप लिखोगे कि मार्क्सवाद एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसने समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के अध्ययन में नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो पारंपरिक मार्क्सवाद मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स द्वारा और फ्रेडरिक एंगल्स के सिद्धांत पर आधारित है, जो समाज में आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष को परिवर्तन का प्रमुख कारक मानता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई विचारक जैसे कि नव मार्क्सवाद का विकास हुआ, जो पारंपरिक मार्क्सवाद के सिद्धांत को विस्तृत करता है और उनकी सीमाओं को भी दूर करने का प्रयास करता है। तो नव मार्क्सवाद का उद्देश्य है कि समकालीन पूंजीवाद समाज में जटिलताओं को समझने के लिए पारंपरिक मार्क्सवाद दृष्टिकोण को एक बदल के एक नई दृष्टिकोण से देखना इनका काम है। तो चलिए जानते हैं कि पारंपरिक मार्क्सवाद क्या था, मतलब सिंपल कह सकते हो मार्क्सवाद क्या था। उसके बाद आया नव मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जिसे कार्ल मार्क्स ने और उनके जो सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था, जिसको कहते हैं मार्क्सवाद। यह सिद्धांत समाज की संरचना, विकास और परिवर्तन को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है हमें, जो कि मुख्य रूप से आर्थिक कारकों और जो वर्ग संघर्ष है उस पर केंद्रित है ये मार्क्सवादी विचारधारा। तो पारंपरिक मार्क्सवाद का मूल उद्देश्य है कि समाज में शोषण और समानता को पहचानना और उसे समाप्त करना। विशेष रूप से जो पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, उसमें व्याप्त श्रमिकों का शोषण होता है ये कहते हैं, तो उसको पहचानना और समाप्त करना ये काम होता है। तो जानते हैं जो पारंपरिक मार्क्सवाद है उसके मुख्य तत्व क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहला उसका मुख्य तत्व है कि आर्थिक भौतिकतावाद की बात करता है, मतलब इकोनॉमिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं। मतलब पारंपरिक मार्क्सवाद का आधार जो है वो आर्थिक, भौतिक और भौतिक दृष्टिकोण पे जोड़ देता है, जो मानता है कि समाज की जो संरचना है ना और इतिहास के विकास का जो मुख्य रूप है उसे आर्थिक आधार से निर्धारित करते हैं। मतलब ये समाज को, दुनिया को आर्थिक रूप से ही देखते हैं, मतलब इनका देखने का नजरिया आर्थिक ही होता है। इसके अनुसार समाज के हर पहलू, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो और कानूनी संस्थाएं हो, चाहे समाज हो, तो समाज की आर्थिक संरचना पर ही निर्भर होती है ये सारी चीजें ये कहते हैं। यानी उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उत्पादन संबंध भी, जैसे मालिक और श्रमिक के बीच के संबंध समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि आर्थिक चीज ही पूरे जो दुनिया है, चाहे सांस्कृतिक, आर्थिक, सबको मतलब निर्धारित करती है। दूसरा इसका प्रमुख ये तत्व बताते हैं कि मार्क्सवाद में क्या है, मार्क्सवाद में ये वर्ग संघर्ष है ये बताते हैं। मतलब मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास में हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक तो उत्पादन के साधन का मालिक होता है, मतलब एक पूंजीपति वर्ग होता है जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा श्रम होता है, मतलब किसान और जो मजदूर आते हैं, तो वो सब होते हैं। तो इस संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण माना गया है।
तो मार्क्सवाद के अनुसार यह संघर्ष जो है ना अंतः समाजवादी क्रांति की ओर ले जाएगा, जिसमें जो कि जो मजदूर वर्ग है और जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने और एक वर्गहीन जो साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा। मतलब ये कहता है कि वर्ग संघर्ष शुरू से चलता आ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूंजीपति है उसको जो मजदूर वर्ग है वो उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि मजदूर वर्ग ज्यादा संख्या में और जो पूंजीपति है वो कम है और वो उसका शोषण करते हैं। तो एक दिन वो शोषण के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। तीसरा इसका प्रमुख तत्व है कि पूंजीवाद का विश्लेषण। मतलब मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि पूंजीवाद की आलोचना करना। तो मार्क्सवाद हमेशा पूंजीवाद का आलोचना करता है, तो पूंजीवाद का विश्लेषण करना ये उसका तीसरा तत्व है, मतलब करता ही करता है। क्योंकि मार्क्सवाद का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम का शोषण होता है, मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं पूंजीपति लोग, क्योंकि पूंजीपति वर्ग मजदूरों की श्रम से प्राप्त अधिशेष मूल्य का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सारी मेहनत तो मजदूर करता है पर बेनिफिट किसको होता है, पूंजीपति को होता है। तो मजदूर अपनी मेहनत के बदले केवल निश्चित वेतन ही प्राप्त करता है जितना उसको दिहाड़ी होती है, बाकी सारा प्रॉफिट तो मालिक को ही जाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य का लाभ पूंजीपति वर्ग उठाता है। अगर उस प्रोडक्ट से कोई फायदा होता है तो उसका जो अधिकार है वो मजदूरों को नहीं मिलता बल्कि पूंजीपति को ही मिलता है। तो ये शोषण और असमानता समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, तो यही कहते हैं ये। चौथा इसका तत्व है कि इतिहास का वर्गीय दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। मतलब पारंपरिक मार्क्सवाद में इतिहास का वर्गीय दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह विचार किया जाता है कि समाज का जो इतिहास है ना वो हमेशा से वर्ग संघर्ष से ही परिभाषित हुआ है। मतलब हमेशा से दुनिया में दो लोगों के बीच लड़ाई होती रही है। तो मार्क्स के अनुसार इतिहास में विभिन्न युग हो, चाहे गुलाम वंश हो, मतलब गुलामी का समय हो, चाहे सामंत का समय हो, चाहे पूंजीवादी समाज हो, इन सभी में क्या हुआ है, विभिन्न वर्ग एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और प्रत्येक युग में एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषित करता रहा है। मतलब वो ये कहते हैं कि आप एशियन से लेके आज तक देख लो, हमेशा से जो ऊंचा वर्ग होता है ना वो दूसरे वर्ग का शोषित जरूर करता है, मतलब शोषण जरूर करता है। यह संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है और क्रांति के रूप में ये एक दिन बदलेगा और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रखेगा। और जो ये मजदूर वर्ग है एक दिन ये तंग आके जो पूंजीपति लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं ना मजदूरों का, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और एक नई व्यवस्था की नींव रखेंगे। पांचवा इनका तत्व है कि साम्यवाद का लक्ष्य ये लोग निर्धारित करते हैं, कम्युनिज्म का। मतलब पारंपरिक मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है कि साम्यवादी समाज की स्थापना करना, जिसमें सब चीज क्या हो, सरकार के अंडर में हो, जिसमें संपत्ति और उत्पादन के संसाधन सामूहिक रूप से सभी नागरिकों को भी साझा हो सके। मतलब समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, सब बराबर हो, ये ऐसा मानते हैं। इस समाज में कोई भी वर्ग नहीं होगा, ना कोई शोषण होगा, ना सभी लोग समान अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। मार्क्स के अनुसार यह समाज पूंजीवाद के विनाश और समाजवाद क्रांति के बाद विकसित होगा। तो साम्यवाद पे ये लोग जोर देते हैं। तो अब जानते हैं कि पारंपरिक मार्क्सवाद के सिद्धांत क्या है और उद्देश्य क्या है। अभी तक हम तत्व जान रहे थे, अब इसके उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं। तो पारंपरिक मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका विश्लेषण करना। मतलब मार्क्सवाद क्या करता है, पूंजीवादी को विश्लेषण करता है कि वो शोषण कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको देखता है। वो शोषण और वर्ग संघर्ष को उजागर करता है लोगों के सामने। ये सिद्धांत मानता है कि समाज में हर वर्ग के पास अलग अलग हित होते हैं और इस संघर्ष का परिणाम अंतः क्रांति के रूप में होता है जो समाज को साम्यवादी व्यवस्था की ओर ले जाता है। ये कहते हैं कि हमेशा ये संघर्ष चलता रहता है और एक दिन ऐसा आता है जिसमें साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में लागू होती है, क्योंकि मजदूर वर्ग क्रांति कर देते हैं। तो मार्क्स के ने केंद्रीकरण और अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से दिखाया है कि पूंजीपति वर्ग को केवल अपनी पूंजी के रूप में संपत्ति स्वामित्व नहीं होता, बल्कि श्रम भी उसका एक अहम हिस्सा होता है, जिससे वे श्रमिक वर्ग से शोषित करते हैं। तो वो बताते हैं कि पूंजीपति वर्ग कैसे शोषण करते हैं मजदूर वर्ग का, क्योंकि पैसे लगाना ही सिर्फ मालिकाना हक नहीं होता बल्कि श्रम भी होता है। जब अगर मजदूर काम ही नहीं करेंगे तो उनका फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो अब हमने जान लिया पारंपरिक मार्क्सवाद। अब हम जानेंगे नव मार्क्सवाद क्या है, क्योंकि हमें पारंपरिक मार्क्सवाद का नव मार्क्सवाद से तुलना करना है। तो हमने पारंपरिक मार्क्सवाद तो पढ़ लिया, अब हमें नव मार्क्सवाद पढ़ना है। तो नव मार्क्सवाद एक विस्तृत दृष्टिकोण क्या है इसका। तो नव मार्क्स जो है ना वो 20वीं शताब्दी के मध्य में पारंपरिक मार्क्सवाद के सिद्धांत के कह सकते हो आलोचना के तौर पे आया था। तो यह पूंजीवाद के विस्तार
और शोषण और असमानता के साथ साथ साम्राज्यवादी और सांस्कृतिक संरचनाओं को समझने के लिए भी अत्यधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है हमें। तो पारंपरिक मार्क्सवाद में आर्थिक संरचना जो है वो वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता दी जाती है कि समाज में दो वर्ग हैं, जबकि नव मार्क्स है ना वो इस बात पे जोर देता है कि सांस्कृतिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं से भी मतलब जोड़ते हैं ये लोग किसको, और समाज को। मतलब नव मार्क्स का उद्देश्य यह है कि जो समकालीन समाज है उसमें जो व्याप्त असमानता है और शोषण के नए रूप को समझना भी जरूरी है, विशेष रूप से वैश्वीकरण, उपभोक्ता और सांस्कृतिक प्रभुत्व के संदर्भ में भी। मतलब देखो, नव मार्क्स कहता है कि अगर संघर्ष हो रहा है ना पूरी दुनिया में तो सिर्फ आर्थिक कारण से ही हो रहा है, पर नव मार्क्स ये कहते हैं, यही दोनों में इतना सही डिफरेंस है कि नव मार्क्स कहते हैं कि जो शोषण हो रहा है ना वो सिर्फ आर्थिक से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक से भी हो रहा है, मानसिक से भी हो रहा है और सामाजिक पहलू भी है इसमें। तो ये तीन चीज ऐड कर देते हैं, तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो नव मार्क्सवादी विचारधारा ने इन मुद्दों पर गहराई से विचार किया है और पूंजीवादी समाज के जटिल रूपों की व्याख्या की है और ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो अब आपको ये समझ आया हो, तो अब जानते हैं कि नव मार्क्स का इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। तो नव मार्क्स का जो जन्म है वो 20वीं शताब्दी में हुआ था, और जब दुनिया भर में पूंजीवाद व्यवस्था समाजवाद के बीच विचारधाराओं में संघर्ष का नया मोड़ था। तो एक जो दुनिया बट गई थी, जो कोई पूंजीवादी मान रहा था तो कोई समाजवाद। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूंजीवाद के विभिन्न रूप और समाजवादी विचारधारा के अंतर विरोध अधिक स्पष्ट हो गए, तभी नव मार्क्सवाद ने अपने विचार को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। तो नव मार्क्सवाद ने शास्त्रीय मार्क्सवाद के सिद्धांत को चुनौती दी और उन पहलुओं को पुनः परिभाषित किया जो शास्त्रीय मार्क्सवाद में अस्पष्ट थे। मतलब जो उनकी बात थी ना उसको दोबारा उनकी आलोचना भी की और उसको नई तरीके से बताया कि इस दृष्टिकोण में आर्थिक संरचना के अलावा और भी हमें चीज पढ़नी चाहिए मार्क्सवाद में, कि राजनीतिक तौर पे भी वर्ग संघर्ष चलता है, सांस्कृतिक तौर पे भी वर्ग संघर्ष चलता है और सामाजिक तौर पे भी। तो बस ये तीन चीजें इन्होंने ऐड किया है, तो यही डिफरेंस है। ओके, तो नव मार्क्सवाद का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा बहुआयामी है और जो पारंपरिक है वो सिर्फ आर्थिक नजरिए से ही देखता है, पर जो नव मार्क्सवादी है वो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पे भी देखता है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो अब देखते हैं कि नव मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है और इसके दृष्टिकोण क्या है। तो पहला इसका सिद्धांत है कि सांस्कृतिक प्रभुत्व को ये बात करता है। मतलब एंटोनियो ग्राम्सी ने इसकी बात की। नव मार्क्सवाद में एंटोनियो ग्राम्सी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम्सी ने सांस्कृतिक प्रभुत्व या हेजेमनी का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे शासक वर्ग होते हैं, मतलब जो बुर्जुआ वर्ग होते हैं जो शोषण करते हैं गरीबों का, सिर्फ सैन्य और राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संस्थाओं जैसे मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, धर्म, कला, इन सब के माध्यम से भी ये अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ ये मत देखो कि पूंजीपति है तो बस शोषण कर रहे हैं। ये जो वर्ग है ना, बुर्जुआ वर्ग, ये सिर्फ मतलब राजनीतिक में ही नहीं होते बल्कि मीडिया में भी होते हैं, शिक्षा में भी होते हैं, धर्म में भी होते हैं और कला में भी होते हैं, जो एक अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाते हैं। मतलब ऊंचा दिखाने वाले लोग हर चीज में होते हैं, ये कहते हैं। दूसरा कि सांस्कृतिक प्रभुत्व का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था लोगों के विचार, विश्वास और आदतों को इस तरह से प्रभावित करती है कि वे अपने शोषण को ही सही मान लेते हैं। और इस सिद्धांत के तहत पूंजीवाद केवल आर्थिक नियंत्रण नहीं करता बल्कि समाज की विचारधारा को, मानसिकता को भी नियंत्रित करता है। मतलब लोग अब क्या मान लेते हैं, हम तो शोषण होते जा रहे हैं, हम हाँ नीचे हैं हम, तो मतलब एक विचारधारा हो जाती है कि हाँ ठीक है शोषण हो रहा है कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसी मानसिकता पे भी वो प्रहार करते हैं, ये कहते हैं। दूसरा इसका सिद्धांत है कि वैचारिक तंत्र की बात करते हैं। वैचारिक तंत्र, आइडियोलॉजी, मतलब लुई अल्थुसर इसकी बात करते हैं। तो लुई अल्थुसर ने मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह बताया है कि मतलब अन्य संस्थाएं दमनकारी तंत्र के रूप में कार्य नहीं करती बल्कि वैचारिक तंत्र जो है उसके माध्यम से पूंजीवादी हितों की रक्षा होती है। मतलब ये आइडियोलॉजी को क्या मानते हैं, जो शोषण है उसका कारण मानते हैं। अल्थुसर के अनुसार राज्य, शिक्षा, परिवार, मीडिया, धर्म और कला जैसे संस्थान जो है उनकी विचारधाराओं का प्रसार का काम करते हैं, जो लोगों को अपने शोषण को सही ठहराने के लिए प्रेरित करते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित होता है जो समाज में विद्यमान असमानताओं और शोषण को बनाए रखता है। तो वो लोग मीडिया इन सबको भी इसका कारण मानते हैं। तीसरा जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं
और सांस्कृतिक उद्योग और उपभोक्ता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत थियोडोर एड्रोनो और मैक्स होर्खहाइमर ने दिया है ये, ठीक है। तो आप नाम याद रखिएगा, थोड़ा हार्ड नाम है बट याद रख लीजिएगा। तो थियोडोर एड्रोनो और जो मैक्स जो है, उन्होंने सांस्कृतिक उद्योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे पूंजीवादी समाज में संस्कृति भी एक उद्योग की तरह ही काम करते हैं। तो इसमें बताया इन्होंने, इस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उत्पादन जैसे फिल्म, संगीत, टीवी, ये इसमें भी तो पूंजीवादी लोग होते हैं और ये तो संस्कृति से जुड़ा होता है। तो ये एक मानवकृति रूप प्रस्तुत करते हैं ताकि उपभोक्ता के विचारों और आदत को नियंत्रित कर सके। तो ये भी एक शोषण का तरीका होता है सांस्कृतिक तौर से, फिल्म, संगीत, टीवी के माध्यम से। चौथा है कि वैश्वीकरण और वैश्विक पूंजी के माध्यम से ये कहते हैं कि शोषण करते हैं लोग। कैसे? नव मार्क्सवाद में पारंपरिक मार्क्सवाद के सिद्धांत को वैश्वीकरण के संदर्भ में पुनः प्रस्तुत किया है। वैश्वीकरण के इस युग में पूंजीवादी ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है। नव मार्क्सवादी विचार मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती बल्कि वैश्विक स्तर पर की जाती है। नव मार्क्सवाद यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विकसित देशों के पूंजीपति वर्ग विकासशील देशों से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना जारी रखा है उन्होंने। मतलब जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, विकासशील देशों का शोषण करते हैं। और वैश्विक पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद के नए रूप को जन्म दिया है। इसके साथ ही वैश्विक श्रम विभाजन और असमान आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा बढ़ी है इसके कारण। पांचवा सिद्धांत देते हैं कि नारीवाद और लैंगिक संघर्ष चलता है। मतलब नव मार्क्सवाद न केवल वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं बल्कि लिंग, जाति और नस्ल को पे भी ध्यान देते हैं, जो इसमें भी भेदभाव होता है, न कि ओनली गरीब और अमीर लोगों में। विशेष रूप से नारीवाद और महिलाओं का अध्ययन शास्त्रीय मार्क्सवाद सिद्धांत का एक नया दृष्टिकोण है, जो कि नव मार्क्सवादी में हमें देखने को मिलता है। तो नारीवादी नव मार्क्सवाद ये मानते हैं कि पूंजीवाद समाज में महिलाओं को शोषित करते हैं और यह शोषण केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी देखा जाता है। तो नारीवादी विचारधारा में ये स्पष्ट किया जाता है कि पूंजीवाद महिला श्रम का सस्ते और कमजोर के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब पहले नहीं होता था, एक ही टीचर पढ़ाता था, मतलब एक ही स्कूल में महिला की सैलरी अलग होती थी पर पुरुष की सैलरी अलग होती थी। तो उसको बाद में चेंज किया गया जब इनने आंदोलन चलाया। तो फिर अब क्या है, अब कोई भी सरकारी नौकरी करोगे तो जितना मतलब पैसे सैलरी उनको दिया जाएगा, महिलाओं को उतना ही पुरुष को दिया जाता है। तो ये इसकी भी बात करते हैं वो। छठा जो उनका सिद्धांत है वो है लोकतंत्र और राजनीतिक दृष्टिकोण। नव मार्क्सवाद में लोकतंत्र और राजनीतिक संरचनाएं के महत्व को भी देखा जाता है। नव मार्क्स विचारधारा के लोग लोकतंत्र को आदर्श नहीं, लोकतंत्र एक आदर्श राज्य नहीं है मानते हैं ये, बल्कि एक राजनीतिक तंत्र है जो पूंजीवाद समाज की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मतलब ये लोकतंत्र को क्या कहते हैं, लोकतंत्र को कहते हैं कि पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाला है। तो ग्रामसी और हेजमी के सिद्धांत ने यह बताया कि राज्य अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों के माध्यम से शक्ति संरचना को बनाए रखता है और यह शक्ति संरचना लोकतांत्रिक दिखाने वाली तो होती है, लेकिन असल में इसमें जो शासन होता है वो पूंजीपति वर्ग कर रहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि लोकतंत्र कोई लोकतंत्र नहीं, इसमें कोई लोगों का शासन नहीं होता है। लोग चुनती तो है वोट डाल के खुद, पर लोगों की ना सुन के इस लोकतंत्र में किसकी सुनी जाती है, लाइक अंबानी, अडानी, भारत का एग्जाम्पल ले तो इन्हीं की सुनी जाती है, गरीब जनता की नहीं सुनी जाती। इसलिए लोकतंत्र भी क्या है, एक लोकतंत्र नहीं है, आदर्श राज्य नहीं है, ये मानते हैं। अब जानते हैं नव मार्क्सवाद का योगदान क्या रहा है। तो विस्तृत विश्लेषण, पहले तो नव मार्क्सवाद ने केवल आर्थिक कारकों पर ही ध्यान नहीं दिया है बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर भी ये ध्यान देते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक और मानसिक शोषण का उद्घाटन इन्होंने दिखाया है। मतलब नव मार्क्सवादी शास्त्रीय मार्क्सवाद के जो पक्ष आर्थिक दृष्टिकोण को चुनौती दी है और उनमें उन्होंने नई चीज को ऐड करा है। तो तीसरा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में भी विश्लेषण करते हैं। तो नव मार्क्सवादी कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है ना वो ओनली राज्य के अंतर्गत नहीं होती बल्कि वैश्विक स्तर पर की बात करते हैं ये। तो निष्कर्ष के तौर पे आप लिखोगे कि पारंपरिक मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।
क्योंकि नव मार्क्सवाद ने पारंपरिक जो सिद्धांत है उसमें कुछ परिवर्तन किए जो कि समकालीन पूंजीवाद समाज की जटिलता को अधिक प्रभावी तरीके से समझने में मदद करता है। नव मार्क्सवाद ने शास्त्रीय मार्क्सवाद की सीमाओं को बहुत ज्यादा संबोधित किया है और ये दिखाया है कि केवल आर्थिक कारकों पर ही हमें नहीं देखना चाहिए मार्क्सवाद को, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानसिक तौर पे भी पूंजीवाद और शोषण की प्रक्रिया को हमें समझना चाहिए। तो इन्होंने इसका क्षेत्र को व्यापक तौर से बताया है। तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इमैनुअल वॉलस्टीन द्वारा जो प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसका नाम है विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तो जो इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया है तो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये आप इसको हम जानते हैं कि ये क्या है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इमैनुअल वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये 1970 के दशक में उभरा था ये विचारधारा। तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में उभर के सामने आया था। ये सिद्धांत पारंपरिक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत से बिल्कुल हटकर वैश्विक समाज की संरचना को समझने में एक नया तरीका प्रस्तुत करता है। तो वॉलस्टीन का सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शक्ति संरचनाएं विभिन्न देश और क्षेत्रों के बीच असमानता और शोषण की स्थिति उत्पन्न करता है। कैसे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो लोगों में असमानता को पैदा करता है, मतलब दो वर्ग में कैसे बांटता है लोगों को पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग में। तो ये बताता है इमैनुअल वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तो क्या है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, तो इसको जानते हैं। तो वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत एक वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण है, मतलब विश्व को एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया है जो यह मानता है कि दुनिया का पूरा जो समाज है ना वो संगठित और अंतर संबंधित व्यवस्था में बटा हुआ है। मतलब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट है। वो कहता है कैसे इस व्यवस्था में विभिन्न राष्ट्र और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंध होते हैं जो समय के साथ विकसित होते हैं और इनकी संरचना साम्राज्यवादी और उपनिवेशी प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक जो राज्य है, क्षेत्र है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक से सामाजिक में हो, पर होता है। मतलब हर देश एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो वॉलस्टीन का कहना था कि दुनिया का समग्र समाज विश्व आर्थिक प्रणाली के रूप में काम करता है जिसके केंद्र में क्या होता है, कोर होता है। मतलब वो कहते हैं कि एक ये देखो ये कोर है, ठीक है, इसको वो कोर कहते हैं। तो कहते हैं कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत में एक कोर होता है, कोर राज्य। ये कोर राज्य कौन सा है, ये विकसित राज्य है, मतलब जो डेवलप्ड हो चुका है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राज्य। दूसरा होता है अर्ध केंद्र, मतलब सेमी पेरिफेरी क्षेत्र। सेमी पेरिफेरी क्षेत्र होता है विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं, अभी हुए नहीं है। तो जैसे कि भारत को एग्जाम्पल ले सकते हो। तो और तीसरा जो देश होता है वो होता है पेरिफेरी। पेरिफेरी वो होते हैं जो अविकसित होते हैं। तो ये तीन देश की बात करते हैं। ये केंद्र में कोर को बताते हैं, केंद्र यानी विकसित देश, अर्ध केंद्र यानी जो विकसित हो रहे हैं विकासशील देश, और पेरिफेरी यानी वाले अविकसित देश। तो ये मुख्य तीन श्रेणियों में ये पूरी दुनिया को बांटते हैं। और इस श्रेणी में वॉलस्टीन ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से कुछ देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं जबकि अन्य देश उपनिवेशों की तरह शोषित होते रहते हैं। तो देखो विकसित देश है ना, वो क्या करता है, इससे जो सेमी पेरिफेरी है इससे संसाधन लेता है और यहाँ पे लाके बनाता है, और जो है जो विकासशील देश इसमें बेचता है। तो मतलब सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये क्या है, विकसित देश शोषण करता है किसका, अविकसित देश का, यहाँ के मजदूरों का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीनें, उद्योग वगैरह नहीं है ज्यादा। तो मतलब ये आप चार्ट जरूर बनाइएगा, बीच में लिखेगा कोर, फिर लिखेगा सेमी पेरिफेरी, फिर लिखेगा पेरिफेरी। तो आप एग्जाम में अगर ये चार्ट बनाओगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो अब जानते हैं वॉलस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसके प्रमुख तत्व में ये केंद्र, अर्धकेंद्र और पेरिफेरी का वर्गीकरण करता है। तो बेसिकली आप चार्ट भी जरूर बनाइएगा, एक ऐसे वाला। तो आप 3 बना दीजिएगा चार्ट, एक बीच में बिंदु दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि बीच वाला केंद्र है और ये जो ये सेकंड वाला है ये अर्ध केंद्र है। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला है केंद्र। केंद्र क्या होता है, ये वह देश होते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसमें विकसित देश शामिल होते हैं, मतलब
ये जो कोर है इसमें सिर्फ विकसित देश आते हैं, जैसे अमेरिका, पश्चिम यूरोप और जापान जैसे क्षेत्र। तो ये क्या करते हैं, ये आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध होते हैं, विकसित हो चुके होते हैं और इनके पास उच्च तकनीक होता है, उच्च विकास होता है इनके देशों में और बड़े बड़े उद्योग और इनके पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है। और जो अर्ध केंद्र क्षेत्र होते हैं सेमी पेरिफेरी, ये ऐसे देश इसमें शामिल होते हैं जिसके बीच स्थान इन देशों का आर्थिक विकास मध्यवर्ती होता है, मतलब हो रहा होता है। लाइक विकासशील देश, यहाँ दोनों प्रकार के देश निर्भर होते हैं। इसमें उभरते आर्थिक शक्ति वाले देश जैसे कि ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब क्या है, विकासशील देश है। अभी विकसित देश के में इसको नहीं काउंट किया जाता, हम लोग विकास कर रहे हैं, विकासशील देश। और एक होते हैं अविकसित देश जो विकास कर ही नहीं पाए हैं, वो होते हैं पेरिफेरी में। ये देश वो देश होते हैं जो वैश्विक आर्थिक संरचना में सबसे कमजोर होते हैं। इसमें अफ्रीका आता है, लैटिन अमेरिका आता है और एशिया के कई छोटे छोटे देश आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक होते हुए भी तकनीकी और औद्योगिक विकास में पिछड़े होते हैं। इन देशों में उच्चतर शोषण और असमानताएं होती है, मतलब इनके पास संसाधन तो होते हैं, इनके पास खुदाई में मतलब पेट्रोल वेट्रोल सब होता है, पर क्या है, जो विकसित देश होते हैं वो इनसे सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास उतने पैसे ही नहीं है कि ये खुद से निकाल पाए वो सारी संसाधन। तो विकसित देश आते हैं, इनको नौकरी पे रखते हैं सस्ते दाम पे, इन मजदूरों को ले जाते हैं, तो इनका शोषण होता है। तो यही शोषण होने वाले लोग हैं। अब जानते हैं कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली जो है, मतलब जो विश्व व्यवस्था प्रणाली है वो क्या है। तो वाल्स्टीन का मानना था कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली एक निरंतर बदलती असमान और असंतुलित प्रणाली है। यह प्रणाली साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है और पेरिफेरी देशों से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है, मतलब अविकसित देशों से, लास्ट वाला जो देश था, और इन्हें कच्चे माल के रूप में विकसित देशों को बेच देती है, जिसके बदले पेरिफेरी देश जो है वो तैयार माल बिक्री के लिए मजबूर किया जाता है उन्हें, और जिनसे उनका आर्थिक शोषण होता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अब जानते हैं साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक संरचनाएं क्या होती हैं इसमें। तो वॉल्स्टीन ने ये समझाया है कि ऐतिहासिक रूप से साम्राज्यवादी शक्ति ने उपनिवेशों का शोषण किया है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं और अपने हितों के लिए नियंत्रित किया है। मतलब ये कहते हैं, इसमें ये कह रहा है कि साम्राज्यवादी और उपनिवेशिक संरचनाएं हमें देखने को मिलता है इसमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत में, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं ना, कोर के देश, वो पेरिफेरी देश का शोषण करते हैं, वहां के लोग को का प्राकृतिक संसाधन भी लेते हैं और अपने तरीके से उनका कच्चा माल खरीदते हैं और वहीं पे बेच देते हैं महंगे दाम पे, लाइक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहले कर रही थी ना, वैसे ही। चौथा है वैश्विक संघर्ष और परिवर्तन। वॉल्स्टीन का यह मानना है कि विश्व व्यवस्था में आंतरिक संघर्ष और असमानताएं वैश्विक परिवर्तन का कारण बन सकती है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप केंद्र देशों की आर्थिक ताकत को चुनौती दी जा सकती है और कभी कभी ये बदलाव अर्ध केंद्र और पेरिफेरी देशों द्वारा भी किया जा सकता है, ये कहते हैं। मतलब कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि संघर्ष इन दोनों में हमेशा चलता रहता है, मतलब जैसे कि मार्क्सवादी कहते हैं ना, पूंजीपति और उनमें चलता रहता है मजदूर वर्ग में, वैसे ये कहते हैं कि ये दो देशों में हमेशा चलता रहता है। और जब कभी समय आएगा तो चाहे विकासशील देश हो, मतलब अर्ध केंद्र वाले, चाहे पेरिफेरी देश हो, ये जो विकसित देश है ना, केंद्र के देश, इस पे हमला जरूर करेंगे और इनके लिए खतरा होगा। पांचवा ये कहते हैं कि समय और परिवर्तनशीलता इनमें देखने को मिलती है। मतलब वॉल्स्टीन ने ये विचार प्रस्तुत किया है कि वैश्विक व्यवस्था बिल्कुल भी स्थिर नहीं है और ये समय के साथ हमेशा बदलती रहती है, विशेष रूप से साम्राज्यवादी शक्ति की भूमिका और उनकी आर्थिक स्थिति और विश्व की जो संरचना में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं हमेशा। जैसे जैसे कुछ देशों का विकास होता है और वे अर्ध केंद्र से केंद्र श्रेणी में आते हैं, वैसे वैसे कुछ अन्य देश भी क्या करते हैं, पेरिफेरी में धकेले चले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि परिवर्तनशील देखने को मिलता है, कभी भी जो अविकसित देश है ना, वो कभी भी विकासशील देश बन सकता है, जो विकासशील देश है वो कभी भी विकसित देश बन सकता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जहां जिसका विकास हुआ वो आगे पहुंच जाएगा। तो अब जानते हैं हम कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना भी हमें करना है, तो आलोचना करते हैं इसकी। तो वैश्विक असमानता का स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है इसमें, कहते हैं वॉल्स्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत वैश्विक असमानता शोषण को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विश्व में कैसे शोषण हो रहा है लोगों का। तो यह सिद्धांत उन देशों और क्षेत्रों के बीच असमानता को समझने में सहायक है जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली में विभिन्न स्थान पर स्थित है, विशेष रूप से पेरिफेरी देशों में गरीब और शोषण के कारणों को स्पष्ट किया जाता है। दूसरा है आर्थिक निर्भरता का महत्व बताता है। मतलब यह सिद्धांत आर्थिक निर्भरता को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जो विशेष रूप से निर्भरता सिद्धांत से जुड़ा होता है।
इसके माध्यम से वॉलेस्टीन ने यह बताया है कि जो पेरिफेरी देश है, मतलब जो अविकसित देश है, वो आर्थिक विकास यानी केंद्र देशों यानी जो विकसित देश है उनकी नीति पे शोषण पर निर्भर करता है, ये कहते हैं। तीसरी चीज की ये कहते हैं कि वैश्विक संघर्ष और समावेश देखने को मिलता है। मतलब वॉलेस्टीन के सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि वैश्विक संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और शोषण के परिणाम स्वरूप वैश्विक परिवर्तन संभव है। हालांकि ये सिद्धांत उन संघर्षों को बहुत अधिक समन्वयकृत करता है जिसमें विशेष रूप से एक क्षेत्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की कमी होती है। चौथा है कि पारंपरिक दृष्टिकोणों से विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। कैसे वॉलेस्टीन का सिद्धांत पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, जैसे शास्त्रीय यथार्थवाद और लिबरल दृष्टिकोण, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संबंध को केवल सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, बल्कि इसमें आर्थिक चीज और समाज को भी जोड़ते हैं ये लोग। हालांकि इसके आलोचक का मानना है कि ये दृष्टिकोण आर्थिक कारकों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, पर ऐसा नहीं है, ये सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका भी अदा करता है अपनी। तो पांचवा आलोचना है इसकी कि साम्राज्यवाद का अत्यधिक निर्धारण करता है। ये कुछ आलोचक का मानना है कि वॉलेस्टीन का जो सिद्धांत है वो साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद और वैश्विक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, ये विचारधारा, जबकि समकालीन वैश्विक व्यवस्था में सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो साथ ही यह सिद्धांत नए उभरते हुए देशों और वैश्विक संगठनों के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो निष्कर्ष में आप ये लिखोगे कि इमैनुअल वॉलेस्टीन का जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है ना, वो वैश्विक असमानता और शोषण को समझने के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण हमें प्राप्त करता है। यह सिद्धांत पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होकर एक वैश्विक आर्थिक संरचना को समझने में सहायक करता है, मतलब विश्व की जो व्यवस्था है उसको समझने में नया दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। हालांकि इसके कुछ आलोचनात्मक पहलू भी है, जैसे कि आर्थिक कारकों पर ये अधिक जोर देता है। इसके आलोचक कहते हैं कि ज्यादा आर्थिक चीज की बात करता है, पर अन्य लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों को भी नजरअंदाज नहीं करता है, बल्कि उस पर भी ध्यान देता है। फिर भी ये समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में जे.एन. टिनकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में नारीवाद कैसे रोल अदा करता है, और इस पे जे.एन. टिनकर है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है नारीवादी विचारधारा में। तो उनका विचारधारा क्या है उसको हमें बताना है इसमें। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आंसर। हमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का पारंपरिक अध्ययन मुख्य रूप से पुरुष राष्ट्रीय राज्य सैन्य बल शक्ति और संघर्ष पर केंद्रित रहा है। तो अगर हम अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है हम अभी तक उसमें पुरुष राष्ट्र की ही बात करते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में सैन्य शक्ति की बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात करते हैं जिसमें दो वर्गों की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, पर आदर्श की बात करते हैं, पर यहाँ पे कहीं पे भी हम वुमेन्स की बात नहीं करते हैं। तो यह दृष्टिकोण एक अक्सर महिला अधिकार और लिंगीय समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे जो होते हैं जो हमेशा अंतरराष्ट्रीय संबंध में नजरअंदाज किए जाते हैं उस पर फोकस करते हैं। हालांकि 1980 के दशक में नारीवादी जो फेमिनिज्म है उसने अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक नया मोड़ लाया था, मतलब एक नई चीज को ऐड करी थी जिस चीज को इग्नोर किया जा रहा था, जिसमें हमें लिंगीय दृष्टिकोण पे महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में जो जे.एन. टिनकर है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में एक प्रमुख स्थान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न केवल पारंपरिक सिद्धांत की आलोचना की है बल्कि एक नया ढांचा भी प्रस्तुत किया है। मतलब पारंपरिक आलोचना इसलिए की है क्योंकि हमेशा अभी तक हम जितने भी पढ़ते मार्क्सवादी, आदर्शवादी, उदारवादी, चाहे इसमें हमेशा जब बात हो रही थी तो इसमें कहीं पे भी वुमेन्स की बात नहीं हो रही थी और बहुत चीज को इग्नोर कर दिया जा रहा था। जिस भी चीज को इग्नोर करा जा रहा था उन चीज को इन्होंने ऐड किया है, जिसमें महिलाओं की लिंगीय न्याय की भूमिका को भी अहम माना गया है। तो ये इसमें जे.एन. टिनकर के नारीवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। तो आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। उसके बाद जानते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण का परिचय। नारीवादी दृष्टिकोण है क्या? तो नारीवाद का उद्देश्य है कि जो महिला के अधिकार है
और जो लिंग असमानता है, मतलब पुरुष महिला में जो भेदभाव होता है, और इनमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होता है। समाज में बराबर का अधिकार की बात करते हैं ये। तो नारीवादी दृष्टिकोण केवल महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि नारीवाद को लोग सोचते हैं कि ओनली नारी की बात होती होगी, बल्कि यह समाज के भीतर लिंग असमानता को पहचानने और उसे खत्म करने के बारे में भी है। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में महिला और लैंगिक मुद्दे को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। जब हम यथार्थवाद पढ़ते हैं, रियलिज्म चाहे उदारवाद पढ़ते हैं, इन जैसे सिद्धांत में हम राज्य के बारे में तो पढ़ते हैं, पुरुषों की शक्ति के बारे में तो पढ़ते हैं, और इसमें महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति को नहीं देखा जाता है। तो इस संदर्भ में नारीवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि जो न केवल राज्य की सत्ता संघर्ष को दिखाता है, बल्कि लिंग असमानता और महिलाओं की स्थिति और उनके शोषण को भी दिखाता है। जैसे मार्क्सवादी कहते हैं ना, समाज में दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग शोषण करते हैं उनका, पर वो फिर भी ये नहीं कहते कि महिलाओं का शोषण होता है, मतलब इसकी बात कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए नारीवादी एक नया दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जो इस चीज को उजागर करता है। तो जीएन टिनकर का क्या योगदान रहा है इसमें, तो उनका परिचय जानते हैं। पहले तो हम जीएन टिनकर कौन थी इसको जानते हैं। तो जीएन टिनकर का जन्म जो है वो 1936 में हुआ था, और वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में नारीवादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है। इनके शोध का केंद्र है ना मुख्य रूप से यथार्थवाद और उदारवाद जैसे पारंपरिक सिद्धांत की आलोचना करना है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में लिंग की दृष्टिकोण को शामिल करना है। टिंकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में नारीवाद दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किया है। उनका मानना था कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहीं भी पुरुषों और राज्य पे फोकस तो किया जाता है, जबकि महिला की स्थिति और उनके अधिकार पर बात नहीं होती है। तो ये दोनों की आलोचना करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवाद की भी और यथार्थवाद की भी। तो जीएन टिनकर की प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें वो बताती है नारीवाद के बारे में। तो जीएन टिनकर की सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक मानी जाती है उनकी पुस्तक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि 1992 में प्रकाशित की गई थी। तो इस बुक का नाम जरूर लिखिएगा अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जिसमें उन्होंने नारीवादी परिप्रेक्ष्य को विस्तार रूप से बताया है। इस पुस्तक में टिनकर ने पारंपरिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत थे उसकी आलोचना की है, चाहे वो यथार्थवाद हो, रियलिज्म हो, चाहे आदर्शवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, इन सब की वो आलोचना करती है। कैसे इन सिद्धांतों ने लिंग आधारित पूर्वाग्रह को छुपा दिया है, मतलब शोषण की बात तो करते हैं सबके सब, पर इन्होंने लिंग वाली चीज को छुपा दिया है इस चीज में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सिर्फ पुरुषों और युद्धों के संदर्भ में नहीं देखा है, बल्कि इसमें महिलाओं के अनुभव और उनकी चिंता और उनकी भागीदारी में भी महत्वपूर्ण योगदान की बात की है। तो नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ, तो 1980 के दशक में नारीवादी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में वैध दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले ये परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकार और लैंगिक असमानता और सामाजिक और घरेलू दायरों तक ही सीमित था, लेकिन टिनकर ने क्या किया, इस वैश्विक संदर्भ में लोगों तक पहुंचाया इसे नारीवाद को। उन्होंने ये तर्क दिया कि महिलाओं के अधिकार केवल घरेलू और स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के भीतर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम आदर्शवादी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो दुनिया की रक्षा करता है, पर उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी कहीं पे वुमेन्स की बात नहीं होती है। तो टिनकर ने नारीवादी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मुख्य धारा में लाकर एक नया दृष्टिकोण लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की वो बात करते हैं। तो यथार्थवाद और उदारवाद पे टिंकर की क्या आलोचना है, कैसे टिंकर ने यथार्थवाद की भी आलोचना की है और उदारवाद की भी आलोचना की है, उसको जानते हैं। तो यथार्थवाद पर आलोचना जानते हैं सबसे पहले। तो यथार्थवाद पारंपरिक रूप से राज्य की शक्ति और सैन्य बल के माध्यम से राजनीतिक संघर्ष और वैश्विक राजनीति को समझाता है। जैसा हमने पढ़ा था कि क्या है यथार्थवाद, राज्य की शक्ति को दर्शाता है ना। यथार्थवाद में बताता है कि राज्य अपनी शक्ति के लिए लड़ता है, सैन्य बल के लड़ता है, हमेशा संघर्ष करता है। तो टिंकर कहते हैं कि यथार्थवाद की आलोचना करते हुए ये कहती है कि महिला और लिंग मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है यथार्थवाद में सत्ता के साथ जुड़े संघर्ष को मुख्य रूप से पुरुषों के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अगर दो राज्य लड़ रहे हैं आपस में तो उसको हर चीज को पुरुषों के नजर से देखा जाता है, जबकि इसमें महिलाओं के अनुभव और उनके अधिकार का कोई स्थान नहीं होता। टिनकर ने यह तर्क दिया है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण केवल सैन्य संघर्ष और राज्य की शक्ति को महत्व ही देता है, लेकिन वैश्विक समाज में जो लिंग असमानता होती है
और जो शोषण होता है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो टिंकर इसकी आलोचना करती है। अब टिंकर उदारवाद की भी आलोचना करती है। कैसे? उदारवाद की मान्यता है कि वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुधार सकती है। ये कहते हैं ना उदारवाद की अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वैश्विक समझौता होगा, वैश्विक जब व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होगी तो ये क्या करेगी? विश्व में शांति बनाए रखेगी। पर टिंकर कहती है कि लेकिन उदारवादी लैंगिक असमानता और महिलाओं की स्थिति को अनदेखी करती है। वैश्विक सहयोग की बात करती है तो वैश्विक सहयोग में अगर एक देश दूसरे देश का सहयोग कर रहा है तो एक जो लैंगिक है उसमें भी तो एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तो इसमें तो पुरुषों का दृष्टिकोण में बना है ये, तो महिलाओं को समान अधिकार देंगे तब ना सहयोग की होगी। तो इसमें भी उसकी आलोचना करती है कि इसमें भी महिलाओं की बात नहीं होती है। पांचवा की सुरक्षा और शक्ति का पुनर्भाषण ये करवाती है। मतलब टिंकर ने सुरक्षा और शक्ति के पारंपरिक परिभाषा को चुनौती दी है। पारंपरिक रूप से जो सुरक्षा और सैन्य बल जो है वो राज्य की शक्ति के संदर्भ में देखा जाता है। हमेशा जब भी सुरक्षा की बात होती है या सैन्य बल की बात होती है तो नाम किसका आता है? पुरुषों का आता है। लेकिन टिंकर कहती है कि व्यापक रूप से परिभाषित किया है इन्होंने कि सुरक्षा का अर्थ केवल युद्ध तक ही नहीं है, बल्कि महिलाओं की भी शांति, उनको भी सुरक्षा दी जाए, ये भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस चीज को भी वो उजागर करते हुए सुरक्षा की जो परिभाषा है उसको भी नकारती है और आलोचना करती है। छठा, लिंग न्याय और असमानता, यानी लिंग न्याय और असमानता का विचार टिंकर ने शोध एक केंद्रित तत्व बताया है। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन करते समय हमें केवल पुरुष सत्ता और संघर्ष पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हमें महिलाओं के अधिकार और उनके सामाजिक अनिवार्य जो भी चीजें होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। टिंकर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में लैंगिक असमानता के प्रमुख मुद्दे बताए हैं, गिनवाए हैं हमें, और अगर वो सब पूरे होना तब हम कह सकते हैं कि वैश्विक शांति या सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। सातवीं चीज वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा और विकास पे जोर देती है। टिंकर ने महिलाओं की सुरक्षा और विकास को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा जो है वो सैन्य संघर्ष या राजनीतिक निर्णयों से नहीं है, बल्कि सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं से इनकी जो स्थिति है वो सही हो सकती है। आठवीं चीज जानते हैं कि टिंकर के योगदान का मूल्यांकन करते हैं कि टिंकर ने ऐसे क्या क्या कार्य करे जिससे समाज में प्रभाव पड़ा और या उसका योगदान रहा। तो पहला है नारीवादी दृष्टिकोण को मान्यता देना। तो नारीवादी दृष्टिकोण को मान्यता दिलाने में टिंकर का ही योगदान है। टिंकर ने नारीवादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में वैधता दिलाई है, कानूनी रूप से एक अधिकार दिलाया है। उनका ये योगदान महत्वपूर्ण था इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी भी नारीवादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं पढ़ा जाता था। हम पढ़ते तो जरूर थे नारीवादी दृष्टिकोण, पर अपने क्षेत्र के अनुसार पढ़ते थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कभी नहीं पढ़ते थे। पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जगह इन्हीं ने दिलाई है। टिंकर ने यह सिद्ध किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल पुरुषों और राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं की स्थिति और लैंगिक असमानता और सामाजिक न्याय भी इसमें जोड़ना चाहिए। दूसरा इनका योगदान रहा है कि पारंपरिक सिद्धांत पर प्रभाव डाला है इन्होंने। मतलब जो चली आ रही थी ना हमेशा से, उसकी आलोचना की है। यथार्थवाद और उदारवाद और मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहती है कि जो ये शोषण की बात करते हैं इसमें कहीं भी लैंगिक दृष्टिकोण शामिल नहीं है। मतलब इससे ये साबित होता है कि जब इस राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण तक ही सीमित है, इसमें समाज और संस्कृति को भी हमें समझना चाहिए, पर ये लोग नहीं समझते हैं। तीसरी चीज इसका प्रभाव ये पड़ा है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पण दिखाई देता है। टिंकर का कार्य महिलाओं के अधिकार के लिए समर्पित था। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक राजनीति का हिस्सा और दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने योगदान के कारण महिला मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। तो निष्कर्ष के तौर पे आप लिखोगे कि जेएन टिंकर जो थी उनका योगदान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत में नारीवादी दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पारंपरिक सिद्धांत की आलोचना की है, चाहे वो यथार्थवाद हो, चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो मार्क्सवाद हो। असमानता के मुद्दों पर उन्होंने वैश्विक राजनीति के संदर्भ में लाकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका कार्य न केवल नारीवादी के लिए है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बात करती है, सामाजिक न्याय की भी बात करती है और लैंगिक समानता की भी बात करती है। तो इन सब में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। टिंकर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पे जोर दिया है और लोगों के सामने एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है, केवल राज्य और पुरुषों के दृष्टिकोण से परे हटके इसमें सभी चीज को ऐड करते हुए इन्होंने इस चीज को दिखाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस है इसमें
टोटल 12 क्वेश्चंस है, तो उसकी मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, तो नेक्स्ट पार्ट में वो हम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 1.5 घंटे की वीडियो होती है, एडिट करना पड़ता है बहुत सारी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।